ओके फाइन। सो प्रीवियसली हमने डायमेंशन स्टार्ट किया हुआ था, डायमेंशन सीखा हुआ था हमने। सो डायमेंशन में देखें, हमने पहले बेसिक डायमेंशन सीखी थी। बेसिक्स मतलब कैसे लिखते हैं वो हमने सीखा हुआ था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि किसी फॉर्मूले में से कॉम्प्लेक्स फंक्शन का या कॉम्प्लेक्स वैल्यू का कैसे हम लिखते हैं डायमेंशन। तो हमने एक एग्जांपल क्या देखा हुआ था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। सो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो हमें फार्मूला पता था R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। फिर हमने क्या किया यार, हमने वहां से रो का फार्मूला निकाला, बट रो के फार्मूले में R रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस को हमें डायरेक्टली लर्न नहीं है, तो हमने एक फार्मूला चेक किया कि रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। और फिर एक और फार्मूला, पोटेंशियल को हमने रिलेट किया W बाई क्यू से, वर्क डन अपॉन चार्ज से। ओके, वहां से फिर हमने रिप्लेस किया R को, और वहां से फिर हमने डायमेंशन फाइंड की थी रो की। तो रो की डायमेंशन में किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओके गुड, ठीक है। फिर रो के बाद हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। सो हमें इस पे फॉर्मूला पता होना चाहिए था। फिर हमने क्या किया, जी को लेफ्ट साइड पे लाया और बाकी सारे अदर पैरामीटर्स को राइट साइड पे सेट किया, और फिर सबकी डायमेंशंस लिख दी। देन वी गॉट द डायमेंशन ऑफ जी। ओके, जी का डायमेंशन ओके है सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। देन एक और स्पेशल फार्मूला देखा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो जस्ट हमें फार्मूला पता होगा तो हम कर पाएंगे, नॉट एन इशू, स्पेसिफिक हीट भी। फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी फ्रॉम द गिवन फार्मूला। ठीक है, सो ये फार्मूला था सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, व्हिच मींस कि ये एक सिंपल पेंडुलम है। ओके, ये एक पेंडुलम है और ये ऑसिलेट करता है। तो टाइम पीरियड किस चीज को बोलते हैं? व्हेन इट कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट गोज टू द मैक्स पॉइंट and returns back and moves to the other end and then again come back. So this segment of you can say this motion of 4 segments is called one oscillation. So ये end तक गया, रिटर्न आया, देन अपोजिट एंड तक गया, दिस इज वन ऑसिलेशन। तो इस पूरे का प्रोसेस का टाइम पीरियड क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं हम। ओके, और यहाँ पर एल क्या होता है? एल इस पेंडुलम का लेंथ होता है। सो अभी एकदम सिंपल सा आइडिया है, हमें इससे जी निकालना है। तो जी की निकाल सकते हैं ना फॉर्मूला। क्या करें, स्क्वायर कर दे बोथ साइड का, सो दैट इसका अंडर रूट हट जाएगा। सो इट विल बी 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अब जी को किस तरफ लाएंगे? लेफ्ट, बाकी रिमेनिंग चीजें राइट साइड पे। सो जी विल बी 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। या अभी पता है क्या होता है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, क्या इसका कोई डायमेंशन होगा क्या? इसका कोई डायमेंशन है क्या? नहीं। नो सर। नहीं है नहीं। इसका, नो डायमेंशन। ओके, और एल का अपना, ये तो एल मीनिंग मतलब लेंथ है, सो L. लेंथ का तो डायमेंशन एल। और नीचे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का डायमेंशन टी। तो इनडायरेक्टली ये तो यस टाइम पीरियड टाइप ही लिखे हुए हैं, तो हमारा आंसर आ गया। जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका मतलब? एल टी माइनस 2। क्लियर? यस सर। ओके, सो अभी पता है आपको क्या करना है। आपको थोड़े से फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, नियरली 10 फेमस फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, रिमेनिंग ऑल क्या होंगे? व्हेन यू गो थ्रू आउट, मतलब जब आप पूरा स्टडी करोगे, यू विल नो मोस्ट ऑफ दैट थिंग्स। ओके ना? यस Yes. सर। ठीक है, तो वो यस सर। फेमस मैं आपको यहाँ पर एग्जाम पे करवा दे रहा हूँ। बाकी हम प्रैक्टिस शीट कल देंगे, मतलब आज इवनिंग में पोस्ट कर दूंगा, और उसके क्वेश्चंस कल मैं डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, वापस आते हैं हम। जैसे भी हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक देख लिया, हीट कैपेसिटी देख लिया, इसी प्रोसेस में मैं और फॉर्मूले ऐड करता जाता हूँ। ठीक है, चले
सो इसमें मैं ऐड करता हूँ नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम? No, sir. No, sir. नहीं पता। सो ऑफ कोर्स इसलिए हम लिखा रहे हैं जिससे आप याद कर लो कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। उसके लिए पहले हमें नॉर्मल वाला मोमेंटम देखना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम। ये तो हमारे क्लास 9th में रहता है। बताएं मोमेंटम का फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का। Mass into velocity. या वेरी गुड। किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसे? P. P। वेरी गुड यार, P से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। सो सिमिलरली हमें एंगुलर मोमेंटम भी याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बोलोगे सर L से तो लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैंने क्या समझाया था स्टार्टिंग में कि क्वांटिटीज बहुत सारी हैं और सिंबल्स कम है, तो बहुत बार सिंबल्स रिपीट होंगे। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि ये L का मतलब लेंथ है या फिर एंगुलर मोमेंटम। क्लियर ना? ओके। यस तो सर। फील करें। हाँ, ये पूरा एक चैप्टर रहेगा जहां पर हम मोमेंटम की बातें करेंगे। वहां पर मैं एंगुलर मोमेंटम बहुत डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। क्या एक पार्टिकल अगर ऐसे स्ट्रेट जा रहा है v वेलोसिटी से, m मास का पार्टिकल, तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके पास मोमेंटम कितना है? m इंटू वी जितना। एंगुलर मोमेंटम होता है कि ये चेक करना किसी पॉइंट से कि ये कितना एंगल में मोमेंटम चेंज कर रहा है। मतलब अभी ये स्ट्रेट था, थोड़ी देर बाद किसी एंगल पर हो जाएगा ना। सो ये जो लीनियर मोमेंट है, ये कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, इस फीलिंग को हम बोलते हैं क्या? एंगुलर मोमेंटम। मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस स्टेटमेंट को क्या लिखते हैं? अभी इस स्टेटमेंट को लेके ज्यादा टेंशन नहीं लेना। द टर्म यूज्ड इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिजिक्स में मोमेंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कराना। मतलब ये वेलोसिटी जा रहा था, मुझे इस पॉइंट के अबाउट चाहिए था, एंगल कैसे बदलेगा, तो किस चीज का मल्टीप्लाई करना होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टेंशन नहीं लेना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर। तो यार ये थोड़ी सी रेडियस वाली फीलिंग नहीं देगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? क्यों? हाँ। है ना? तो क्या होता है कि इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, सो एक्चुअली ये रेडियस नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि कुछ केसेस में दिखती है रेडियस जैसे, इसलिए मैं लिख देता हूँ mvr। सो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? सिर्फ mv। और एंगुलर मोमेंटम का MVR. mvr। कितना सिंपल हो गया। अब डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं। m का डायमेंशन कैपिटल M, स्पीड का डायमेंशन स्पीड LT-1। हाँ, क्या स्पीड का यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड, मतलब डिस्टेंस अपॉन, ये बताए? हाँ, टाइम। तो टाइम ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर आ जाएगी ना। हाँ यस। हाँ। क्लियर ना? सो इसलिए हम डायरेक्ट अब लिखना सीखेंगे कि यार एल मतलब डिस्टेंस का, टी मतलब टाइम का, पर टाइम ऊपर लिखेंगे तो t-1 लिखना पड़ेगा। क्लियर ना? LT-1। यस सर। हाँ, सो मैं Yes. अब डायरेक्ट लिखूंगा। सो अभी आप लोग जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वही एक पॉइंट समझ पाएंगे। जो नोट्स देखेंगे उन्हें लगेगा कि सर लर्न करना पड़ेगा क्या स्पीड का।
स्पीड का लर्न करने की जरूरत नहीं, बहुत ही कॉमन यूज में होता है। क्या यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है, या स्पीड यूनिट रेफर करता है मीटर पर सेकेंड। सो मीटर मतलब एल और पर सेकेंड मतलब अपॉन टी, और इसे फास्ट अब जल्दी से लिख दिया करेंगे एल टी माइनस 1। पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और आर मतलब डिस्टेंस, इसका क्या रहेगा, एल। L. क्लियर? अच्छा, आज का नोट्स आप लोग मत बनाओ, आज का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी नोट्स मैं फिर पोस्ट करूंगा ही। आज सिर्फ सीखना है आपको, जो भी क्वेश्चन दो सिर्फ आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ Yes. Yes, sir. चलिए, तो आप देखते जाओ और खुद से पूरा सॉल्व करोगे। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होगी ml टू t माइनस 1। क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। चले अभी नेक्स्ट क्वांटिटीज। आज का लेक्चर आपको अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज ऑल द क्वांटिटीज यू मोस्ट ऑफ यू आर हियरिंग फर्स्ट टाइम, so you must revise them, and these quantity will be used throughout the 11th, so don't worry. Next is stress or pressure. Stress or pressure, find dimension of stress or pressure. फिजिक्स में स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, इसलिए मैंने स्ट्रेस और लिखा हुआ है। इंग्लिश में जानते हैं ना, बहुत बोलते हैं ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मतलब क्या मतलब ज्यादा Pressure. ठीक है। सो फिजिक्स में स्ट्रेस और प्रेशर का दोनों का सेम यूनिट होता है, आपको पता होगा प्रेशर। अच्छा अब देखो, प्रेशर को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पी से, और पी से अभी जस्ट हमने क्या देखा, एक मोमेंटम, मोमेंटम, Angular ठीक है। momentum. एंगुलर नहीं, एंगुलर तो एल से था, Linear लीनियर momentum. मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम देखा तो फिर टेंशन नहीं लेना है, एक लेटर्स बहुत बार यूज होगा और आप यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि एक 1 ईयर में लेटर्स इतने याद करने हैं ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं लिखता हूँ फिर पूरा फॉर्मूला। प्रेशर, क्या फॉर्मूला रहता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। यस, फोर्स अपॉन एरिया। अब मैंने यार समझाया था कि फोर्स का याद रखोगे तो बहुत जल्दी से डायमेंशन लिख पाओगे। सो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT minus MLT minus 2. वेरी गुड, -2 ml/t -2 Minus लन 2. रखना है। और एरिया का क्या हो जाएगा, हाँ, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ ना, मतलब एक मीटर और एक और मीटर, मीटर स्क्वायर ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, मतलब ml -1, क्योंकि ये पावर 2 से ऊपर जाएगा नेगेटिव, l है अपॉन l स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ऊपर नेगेटिव जाएगा, बट ये 1 है ना पावर, सो 1 और -2 पावर सॉल्व होगी, क्या आंसर आएगा, -1. -1। ml तो minus 1 t minus ये देखो यार, फास्ट सॉल्विंग सीखनी पड़ेगी। क्लियर है ना? Yes, sir. तो ये हैबिट में लेके आना पड़ेगा कि बाद में इसकी दिक्कत नहीं हो कि सर आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। आप लोग को भी सेम हैबिट डालनी है थोड़ी सी चीजों को जल्दी सॉल्व करने के लिए। फिर हमने स्ट्रेस और प्रेशर का भी देख लिया। अच्छा, जब मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा उसमें बहुत सारी न्यू क्वांटिटीज आएंगी, तो क्या नहीं करना, स्ट्रेस नहीं लेने लगना। समझ आया ना? स्ट्रेस नहीं लेना है, हम 1 बाय 1 सारी चीजों को सीख लेंगे। ओके yes, चलिए, ओके, लेट्स मूव फर्दर। Find the dimension of Young's modulus. ओके, अब आप सोचोगे कि यंग्स मॉडुलस, तो पता है यंग्स मॉडुलस थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है, तो यंग्स मॉडुलस जब देता है तब आपको फॉर्मूला दे देता है। सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस फ्रॉम गिवन फॉर्मूला।
ओके, गिवन फॉर्मूला क्या है? गिवन फॉर्मूला इज फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू y into delta L by L, where y is Young's modulus. So चलिए फाइंड करें क्या होगी यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन. बताएं, एक्सप्लेन करें कैसे निकालेंगे y. क्या लिखेंगे? y को लेफ्ट साइड में, बाकी सबको अपोजिट साइड में. तो ये हुआ y इंटू डेल्टा एल बाई एल. अभी मैं इसको क्रॉस करता हूँ, देन क्या सिचुएशन आ जाएगी? देन y इज इक्वल टू आ जाएगा f इंटू एल अपॉन a इंटू डेल्टा एल. Okay, let me ask to some student. Let's say Aditya Nayak. Will you answer? Now the thing is, you need not to answer means the whole dimension. I'm just saying, what is the dimension of delta L? Aditya Nayak, can you answer? What is the dimension of delta L? Okay, Aditi. What is the dimension of? Yeah. सर नहीं पता. Okay, okay. Do you know what is delta L? What do we mean by delta L? मतलब वो चेंज होते रहता है. हाँ, चेंज, बट कौन सी चेंज हो रही है? Which quantity is changing? L. L. So what do you think? If L is changing, will its dimension change? हाँ चेंज होगा ना. नहीं, डायमेंशन वैल्यू पे नहीं डिपेंड करती. डायमेंशन क्वांटिटी के लिए डिफाइन है. इट इज लाइक योर नेम. योर नेम, अभी आपका नेम अदिति है. अभी आप 8th स्टैंडर्ड में हो, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे और ग्रेजुएशन करोगे, क्या नेम चेंज कर दोगे क्या? नहीं. तो सिमिलरली है कि डेल्टा इज जस्ट अ प्रीफिक्स टाइप थिंग. वो लेंथ चेंज होने से डायमेंशन चेंज नहीं होगा. सो स्टिल डेल्टा एल का डायमेंशन क्या रहेगा? L ही रहेगा. डेल्टा. हाँ, मतलब डेल्टा नहीं, एल ही रहेगा. एल मीनिंग लेंथ रहेगा. ठीक है. सो आई विल राइट कि डेल्टा एल का मीनिंग क्या है? दिस मींस चेंज इन लेंथ, बट इसका जो डायमेंशन होगा वो तो किसके जैसा ही रहेगा? किसके जैसा ही रहेगा? लेंथ के जैसा ही रहेगा. तो चले यार, अब लिख लेते हैं डायमेंशन. अच्छा, मैं और पूछ भी लेता हूँ. लेट्स से आदित्य मांडरकर, सॉरी आई कैन प्रोनाउंस. हाँ, आदित्य आप बताओ कि फोर्स का डायमेंशन क्या है? याद है क्या आपको? आपने क्या कहा? किसका डायमेंशन? फोर्स का डायमेंशन. सर MLT-2. वेरी गुड यार, मतलब बहुत ही बढ़िया. चले तो आगे अपन कंटिन्यू कर लेते हैं. फिर हमें y का डायमेंशन चाहिए. y का नेम क्या है? यंग्स मॉडुलस. ये ज्यादा टफ है, इसलिए आपको फॉर्मूला देगा एग्जाम में, फिर पूछेगा. ठीक है. जो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, उनका फॉर्मूला देख के पूछता है. ओके, सो y इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ? MLT-2. एंड लेंथ का डायमेंशन क्या है अपना? L square. L. नहीं, लेंथ ओनली. L. एरिया का होगा L स्क्वायर. L square. और ये वाला जो डेल्टा L है उसका L. सो क्या बेनिफिट हुआ? ये दोनों L तो कैंसिल आउट हुए, और ये देखो L स्क्वायर ऊपर वाले L से माइनस करेगा ना. सो रिमेनिंग कितना आएगा? L L minus. -1. ML-1 T-2. 2. अच्छा, नोटिस करो जल्दी से कि ये डायमेंशन देखी, और अब देखना सेम है या डिफरेंट है? सेम है. सेम है. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डायमेंशंस दो डिफरेंट क्वांटिटीज की भी सेम हो सकती हैं. लाइक प्रेशर की एकदम अलग थी, सॉरी प्रेशर की सेम थी किसके? स्ट्रेस के जैसी. और उन दोनों की सेम है किसके जैसी? Young's modulus. यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉडुलस. सो इसका मतलब कभी अगर ऐसे ऑप्शन आए
कि क्या दो क्वांटिटीज की को दो डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती हैं? यस, क्लियर ना? Yes, sir. Okay, so I'll write this thing. Okay, I'll write this thing that the dimensions of two different quantities can be same. So two different quantities may have same dimensions. Excuse me, sir. Yeah. What is Young's modulus? ठीक है. It is a property like density. Density क्या है? थोड़ा सा आप फील कराओगे. मतलब दो टर्म है, एक तो है मैथमेटिकल डेफिनेशन. क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है? डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम. मतलब आपने अगर इसका एक वॉल्यूम ले लिया, एक इतना वॉल्यूम पिक कर लिया, तो उसका मास कितना होगा वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट कितना डेंस है. मतलब लेट्स कंपेयर दिस थिंग. मतलब एक बकेट लिया आपने, वो बकेट कितनी है? 1 लीटर की. आपने 1 लीटर डाल दिया उसमें वाटर, और एक 1 लीटर की बकेट ली और उसमें क्या डाल दिया? सैंड. बताओ किसका डेंसिटी ज्यादा है, वाटर का या सैंड का? तो हम कैलकुलेट सैंड करेंगे का. कि दोनों का, यस, दोनों का वॉल्यूम क्या है? 1 है. और मास किसका ज्यादा होगा 1 लीटर में? सैंड का. सैंड का. तो इसका मतलब डेंसिटी सैंड की ज्यादा है. तो ये क्या था? मैथमेटिकल टर्म था. और फीलिंग वाला टर्म क्या है? जितना ज्यादा सॉलिड उतना ज्यादा डेंस. समझ? कॉम्पैक्ट कितना ज्यादा है, कॉम्पैक्टनेस को बोलते हैं क्या? डेंसिटी. ये समझा कि नहीं यार? समझ गया है सर. Yes, sir. डेंसिटी. अब आ जाते हैं यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को पुल करने का ट्राई किया तो ये कितना पुल होगा. डेल्टा एल देख रहे हो ना? चेंज इन लेंथ. अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो इसकी लेंथ कितनी चेंज होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉडुलस. समझ आया? सो यंग्स मॉडुलस की थ्योरेटिकल पॉइंट ये है कि द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय द मटेरियल व्हेन वी elongate it or we deform it. ओके. जो जितना कम डिफॉर्म होगा उसका यंग्स मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. तो चलो कॉमन सेंस पूछ लेते हैं, देखें आप लोग समझ पाते हो कि नहीं. आयरन और कॉपर में किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा? आयरन का होगा. Iron का होगा. सही है, बहुत बढ़िया. और पता है न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? बहुत ही ज्यादा होती है. ठीक है. सो अभी समझ आया ना यंग्स मॉडुलस क्या चीज है? यस सर. बिकॉज वो सेपरेट सर इस चैप्टर है मॉड्यूलस का हमारा. यूनिट क्या होता है? यार अभी तो देखा, ये किसके जैसा है डायमेंशन? प्रेशर के जैसा. तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर मीटर. स्क्वायर. तो ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा. ओके. ओके. सो वो जो यस सर. मैंने बताया आयरन का आंसर 2 × 10⁻11 होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर समझ आया ना? प्रेशर से हमने हाँ सर. कंपेयर कर दिए. ठीक. ठीक है, तो चलेगा. अभी हमने क्या लाइन लिखी? टू डिफरेंट क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशंस. जैसे डायमेंशन. एग्जांपल हमने देखा क्या? हीट. प्रेशर्स और यंग मॉड्यूलस. यस. हाँ, पहले मैं ये लिख लेता हूँ. वर्क, एनर्जी, ऐसा. और फिर अभी जस्ट देखा क्या? प्रेशर, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस. अच्छा, यंग्स मॉडुलस एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है क्या? इलास्टिक नेचर को. किसको? इलास्टिक नेचर. हाँ. क्यों? क्योंकि अगर कोई स्ट्रेच हो जा रहा है, मतलब समझ आया ना, इलास्टिक नहीं है वो उतना. तो हाँ बेसिकली सर. इलास्टिक क्या होता है कि उसको स्ट्रेच किया और वो रिटर्न आ गया.
इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक इलास्टिक। तो ये जो यंग्स मॉडुलस है ये इलास्टिक से रिलेटेड टर्म होता है। सो टेंशन नहीं लेना, इलास्टिसिटी करके पूरा चैप्टर है फिजिक्स में, याद है? हाँ एक बताया हुआ था आपको। सो इसकी टेंशन नहीं लेना, वहां पे हम और डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ ये देख सकते हैं कि ऑल इलास्टिक मॉडुलस उन सब का यूनिट किसके जैसा होता है? यंग्स के जैसा या प्रेशर के जैसा, स्ट्रेस के जैसा? हाँ। ओके हाँ ओके गुड, ठीक है। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स है, सो मैंने जस्ट 2 पिक किए। बाकी अदर एग्जांपल्स हम थ्रू आउट द प्रोसेस सीखते रहेंगे जब हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होंगे। ओके यार, Okay, क्लियर sir. यहाँ पर? हाँ, Yes, sir. अभी और कंटिन्यू करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये मैंने बताया कि नियरली 10 एग्जांपल्स हम देखेंगे, वो आपको थोड़े से माइंड में रखने हैं। हाँ, सो लेट्स से नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ viscosity or coefficient of viscosity. The term is coefficient of viscosity. Sir, what is viscosity? Yeah, just I'll be explaining. Wait, huh? So find the dimension of coefficient of viscosity from given formula. So अभी ये चैप्टर में सारे नए नेम आएंगे आपको, और मैं ब्रीफ ही करूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं आपको बताऊंगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ विस्कोसिटी क्या है। F इज इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक, जिसमें मैं बाकी सारी वैल्यूज को आपको बताता हूँ। ये F क्या है? फोर्स। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। आर क्या है? रेडियस। और वी क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। सो हमें ईटा की डायमेंशन बेसिकली फाइंड करना है। अब विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी होती है डिग्री ऑफ थिकनेस। मतलब मैं लिक्विड और हनी में बात करूं, क्या लगता है किसकी थिकनिंग ज्यादा है? Honey. हनी की। तो हनी क्या हो जाएगा? ज्यादा विस्कस हो जाएगा। सो मतलब क्या है कि सपोज एक लिक्विड ले लो और आप उसके ऊपर अपना पाम रखो, हैंड रखो, और हैंड को पुल करने का ट्राई करो। मतलब एक लिक्विड लिया, सपोज हाथ में मेरे लिक्विड है एक, और मैंने ऐसे अपना हैंड रख के उसे पुल किया। सो वो पुल करने में कैसे फोर्सेस लगाएगा, कितना रेजिस्ट करेगा, उस चीज को बोलते हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ऑफ कोर्स हनी के लिए ज्यादा होगा, वाटर के लिए कम होगा। कम होगा। हाँ, अच्छी बात ये है कि ये भी एक पूरा चैप्टर का मतलब एक मेजर टॉपिक है। फ्लूइड करके एक हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसका ये एक टॉपिक है। हाँ, अभी बेसिक क्लियर है विस्कोसिटी क्या है? हाँ सर। हाँ sir. हाँ, ऑयल और वाटर में किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा? Oil. सिंपल है, स्ट्रेट का। चलिए यहाँ से डायमेंशन बताते हैं। हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। देन हम किसका फॉर्मूला बनाएंगे? ईटा का। ये क्या हो जाएगा? F अपॉन 6 पाई आर वी। अब बताओ क्या 6 पाई का कोई डायमेंशन होगा क्या? नहीं. नहीं। ओके गुड। और बाकी सारे का डायमेंशन हमें आता है, ये लिख देंगे। फोर्स का डायमेंशन MLT -2 -2। वेरी गुड यार। और आर मतलब रेडियस, रेडियस का क्या होगा? L एल, लेंथ ही क्योंकि होगा। रेडियस तो लेंथ टाइप होगी ना, मीटर वगैरह, तो एल हो गया। यस। और वी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी LT मतलब -1 यस मीटर पर सेकंड टाइप होगा, एल टी -1। बहुत ही अच्छा यार, बिल्कुल। अभी मैं यही सोच रहा था कि ये -1 आ जाए, तो अब हम देखें। अब ये जब पावर ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी? ये पॉजिटिव। 1. पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक एल तो कैंसिल आउट हो गया, एक एल
कैंसिल आउट हो गया, एक कैल ऊपर जाएगा हाँ। तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये वाली नेगेटिव पावर ऊपर कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव -2 और +1 क्या आएगा? -1। -1 -1। सो मैं यार देखो पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आई विल डायरेक्टली राइट m l -1 and t -1. क्लियर ना सबको? What will happen when this t will? Yes, sir. Yes. Yeah, exactly. Okay, very good. So viscosity clear है अभी? हाँ Okay, सर। very good. एक और चीज देखते हैं जो आपने 10th में पढ़ी हुई है. Find the dimension of refractive index. Refractive index. क्लास 10th में सुना है या नहीं? हाँ सर, सुना है ना रिफ्रैक्टिव सुना इंडेक्स। हाँ यार मतलब ऑल्दो 10th तो आप मतलब लकीली पास हो गए हो यार सारे लोग, ठीक है, हाँ, बट फिर भी ऑफ कोर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबने पढ़ा होगा. कोई बताएगा फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? Speed of light in one medium upon speed of light in other medium. Very good, very good. Not other medium, reference. So हाँ. n is defined as speed of light, हाँ, speed of light in vacuum. So we write it as c, and then speed of light in any medium. So ये क्या है? Speed of light in Space. vacuum, Vacuum. space, ठीक है, vacuum. और speed of light in any medium, Medium. speed in any medium, any medium. तो यार दोनों ही यूनिट वाइज क्या है? स्पीड ही है ना. सेम है। तो देन इसका Same मतलब होगा. अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं, यस, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी n, n will be इसका क्या होगा? LT -1 because it is a speed. वेलोसिटी। यस, और ये भी LT -1 ही होगा ना, स्पीड वेलोसिटी. तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. आंसर क्या आएगा? 1। 1. तो मतलब 1 आएगा, बट कोई डायमेंशन आई क्या? नहीं नहीं। नहीं, नो डायमेंशन. सो बेसिकली आंसर रहेगा क्या? 1। n is a dimensionless quantity. तो पता है कई बार क्वेश्चन में आपको ट्रिक करता है, डायमेंशनलेस को अलग तरीके से लिख देता है और आपको लगता है कि नहीं सर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. नहीं, मैच कर रहा है. डायमेंशनलेस को कई बार ऐसे लिखता है m0 l0 t0, कुछ भी नहीं है, ऑल द पावर्स आर zeros. 0। क्लियर ना? सो ऑप्शन देख के ऐसे मत पूछना सर नो ऑप्शन मैचेस, आंसर नन ऑफ दीज है. नहीं, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है देन दिस विल बी द आंसर. हाँ, हाँ सर. क्लियर ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ सर। अच्छा, फिर आगे फर्दर मूव करते Yes, sir. जाते हैं. ओके, अभी 2-3 और फेमस क्वांटिटीज रिमेनिंग है, वो कंप्लीट कर लेते हैं. हाँ, सो द नेक्स्ट वन इज, सर ये सब क्वांटिटीज हमें लर्न करनी है ना? या इट्स बेटर टू लर्न. फेमस 10 Okay. क्वांटिटीज जो मैं आज लेक्चर पे दिखा रहा हूँ वो लर्न करनी है. और हाँ, 10 से अगर हाँ. 11 हो जाए तो मैसेज मत करना सर 11 है कौन से हाँ, 10 हाँ. लर्न कर ले, ठीक है. Okay, sir. हाँ, योर विश, 11 भी कर सकते हो, 10 भी, नॉट अ प्रॉब्लम. अगर कोई टफ क्वांटिटी है सो Yes, आई विल sir. गिव द फॉर्मूला इन एग्जाम. ओके, और अगर Okay, sir. वेल नोन क्वांटिटीज है सो इफ आई एक्सपेक्ट कि वो लर्न होना चाहिए देन आई वोंट गिव द फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट, या नेक्स्ट देख लेते हैं. इट इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ ये स्टार मार्क करूंगा क्योंकि ये आपको बिल्कुल लर्न करना चाहिए, एकदम न्यू है. सो फाइंड द डायमेंशन ऑफ, जस्ट अ मिनट.
ओके, सो यार दो नई क्वांटिटीज आपने सुन ली यहाँ पर। दो नई क्वांटिटीज क्या है ये? परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। देखिए, परमिटिव और परमेबिलिटी इसमें मैंने स्टार मार्क किया है क्योंकि ये आपको लर्न करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजन बताता हूँ। ये जो स्पेस होता है ना, आपको पता है कि यार ये स्पेस से कौन सी वेव मूव होके हमारे पास आ जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब ये है कि इनको चलने के लिए कोई अलग से मीडियम चाहिए क्या? नहीं। नहीं हाँ? सर। नहीं चाहिए, तो ये स्पेस में ही जा सकते हैं। तो स्पेस में कुछ तो होगा जो इनके मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। फ्री हमें स्पेस। नहीं पता, हमें पता है कि स्पेस मतलब एम्प्टी, बट हम बोलते हैं कि उस एम्प्टी पार्ट पे भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मूवमेंट्स के लिए क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो उस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्वांटिटी होती है वो होती है परमिटिविटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है वो क्या होती है? परमेबिलिटी। या सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे रिलेटेड क्वांटिटी क्या है? परमिटिविटी। और परमिटिविटी। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है परमिएबिलिटी। ओके, परमिएबिलिटी। इनके जो रिप्रेजेंटेशन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके के सिंबल से। कोई बताएगा ये सिंबल क्या है? माइक्रो म्यू। सिंबल। म्यू। म्यू। म्यू, माइक्रोन वाला म्यू। बट यहाँ इसका मतलब माइक्रोन नहीं है। आप समझ गए ना? पहले भी बोल चुका हूँ, एक लेटर हाँ, हाँ, बहुत बार यूज होता है। बहुत सारे तो इसके पहले लिए ये use होता है। प्रीफिक्स में यूज होता है, अभी यहाँ पर माइक्रोन, बट ये सॉरी माय मिस्टेक, परमिएबिलिटी के लिए यूज होता है क्या? म्यू नॉट। नॉट क्यों लगा देते हैं अभी बताते हैं। नॉट का मतलब आपको मैथ में पता है जीरो होता है। क्या है? हाँ, जीरो। 0। इसका मतलब रेफरेंस होता है। मतलब क्या कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में मूव होती हैं, ठीक है। अगर मैं बोल दूं वाटर, क्या वाटर में मूव नहीं होगी? होगी ना। होगी। ओके, इसका मतलब क्या वाटर की परमेबिलिटी नहीं होगी? होगी। हो गया, वाटर से भी मैग्नेटिक फील्ड पास हो सकती है। सो हमने स्पेस को ले लिया क्या रेफरेंस, वाटर की फिर हम W लिख रेफरेंस। देंगे। क्लियर ना? सो नॉट यस का सर। मतलब क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, मतलब स्पेस है। स्पेस नहीं, रेफरेंस। हाँ स्पेस है, रेफरेंस है। हाँ हाँ, ठीक है, वही। हाँ वही, ठीक है। सो ये हुआ म्यू नॉट, और यहाँ पर एक नया लेटर डिफाइन करेंगे स्टाइलिश टाइप का ई, ऐसा। या तो आपने कभी देखा है ऐसा ई? कहाँ पर देखा है फिजिक्स में ऐसा ई? नहीं देखा। mc²। करंट में। ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर। नहीं यार, वो थोड़ा फैंसी बना देते हैं। ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर में ये वाला ई नहीं होता। और कुछ बताओ, 10th में ही देखा है आपने? 10th में बुक में देखा होगा आपने, आपने स्टडी नहीं किया बट बुक में कहीं पे देखा होगा। कोई याद कर सकता है कहाँ पर? अच्छा चलो बता देता हूँ। बैटरी जो होती है ना, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट, हाँ। याद करना EMF ऐसा ई ही बना होता है वहां पर। कुछ याद आ रहा है क्या? किसी ने देखा है क्या कभी? नहीं सर, याद नहीं आ नहीं सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो बैटरी का वोल्टेज होता है वो हमेशा किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? ये ई। ई, कैपिटल ई, EMF रहता है। उसी का छोटा वाला वर्जन है ये, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। क्या? एप्सिलॉन। टेंशन नहीं लेना, मैंने पहले भी बताया कि इस चैप्टर में कुछ चीजें जो हम लर्न करेंगे और सीखेंगे, न्यू, एकदम न्यू नेम है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ओके। और ये तो आप जानते हो यार, लिखूं क्या ये? म्यू। म्यू।
ओके, सो ये हो गया म्यू। म्यू और एप्सिलॉन ये दो टर्म है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये मैग्नेटिक फील्ड को। और पता है इन दोनों की वैल्यू ही स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड करती है। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या? C इज इक्वल टू, सॉरी, C इज इक्वल टू होता है 1/√ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट। इससे पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दोनों क्वांटिटीज से ही रिलेटेड होती है। अच्छा, क्या अभी इस फॉर्मूले से मैं इनके डायमेंशन निकाल पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मुझे C तो पता है बट ये दोनों नहीं पता ना। तो एक इक्वेशन से दो अननोन निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो मुझे कोई एक फॉर्मूला चाहिए होगा। तो हम एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला याद कर लेंगे। किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो मैं आपको फॉर्मूला याद कराऊंगा किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स का। मैं क्यों याद करा रहा हूं? क्योंकि ये वेरी सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। याद है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला? सॉरी, F इज इक्वल टू G m1 m2 M1 by M2 upon R square. R square। यस, सो यहाँ पर बिल्कुल फॉर्मूला वैसे ही दिखता है। फोर्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा चेंजेस है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला ऐसा लर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ एप्सिलॉन निकालना पड़ता है। तो आप फील कर सकते हो कि ग्रेविटेशन में क्या था, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई R स्क्वायर था ना। ये बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्सेस है तो मास की जगह इसमें क्या पिक करेगा? Q. हाँ, क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज। चार्ज। ओके, गुड। सो यार एप्सिलॉन यहाँ से आ जाएगा ना, समझ आया? एप्सिलॉन का हाँ। डायमेंशन देखना, F इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई से तो देखो कुछ मतलब होगा नहीं हमें। सो ये आंसर आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, इससे कुछ मतलब नहीं है, F इंटू आर स्क्वायर। डन। सो अभी लेट्स सी एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा। Q क्या होगा? साइड में लिख देते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। सो देन Q कितना हो जाएगा? I इंटू टाइम। Time. टाइम। सो मैं लिख देता हूँ Q क्या हो जाएगा? I को किससे लिखेंगे हम? एम्पियर से। हाँ, हाँ। इंटू टी। और इसका क्या होगा? A इंटू टी। दूसरे Q का भी क्या होगा? A इंटू टी अपॉन F का क्या होगा? 2। और R का क्या होगा? L स्क्वायर। L square. तो देखो यार एप्सिलॉन की डायमेंशन आ गई तुरंत, बट थोड़ा सा लर्निंग हमें रखनी पड़ेगी। तो देखो M ऊपर जाएगा, क्या आएगा आंसर? m-1। L है और L स्क्वायर है, टोटल कितना हुआ? L क्यूब। ऊपर जाएगा L -3। ठीक, T स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी ना पावर। हाँ। और यहाँ पर 2 T और है, T4. तो टोटल कितने हुए? T4. T पावर 4। ओके, फाइनल कितना बचा? A कितने हैं? 2. 2 A2। सो ये इतनी जो डायमेंशन है ये हमारी एप्सिलॉन की डायमेंशन आ गई। ओके, नाउ अब अगर हमें फाइंड करना है किसकी? म्यू की डायमेंशन। सो देन वी कैन यूज दैट फॉर्मूला। सो देन क्या आ जाएगा? C स्क्वायर, और C इज इक्वल टू 1/रूट एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, बिकॉज ये। सो देन क्या आ जाएगा? म्यू नॉट कितना आ जाएगा? स्क्वायर करेंगे पहले और डिवाइड में ले आएंगे इसे, तो क्या आ जाएगा? 1/C स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर और नॉट? Clear. यस सर। ओके, सो मैंने क्या किया? पहले बोथ साइड का स्क्वायर किया, सो इट बिकेम C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, और म्यू नॉट को इस तरफ ले आया, C स्क्वायर को डिवाइड में ले आया। हाँ, सो अब C स्क्वायर की C क्या है? स्पीड, मतलब LT माइनस 1, 1. और उसका भी
स्क्वायर करना है। क्या करेंगे इसका? स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, तो इसका स्क्वायर करेंगे मतलब एल स्क्वायर और टी माइनस 2। तो कितना आएगा? ये 1 अपॉन एल स्क्वायर, और टी पे पावर कितना हो जाएगा? -2 -2, और एप्सिलॉन का ऊपर से हमें देखना पड़ेगा ये। तो एप्सिलॉन का क्या था? m-1 l-3 T4 A2 तो देखें सिंप्लीफाइड आ गया। क्या आ गया? म्यू इज इक्वल टू, देखो एल स्क्वायर से 2 पावर्स कैंसिल, क्या आएगी? -1, और जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव। m l t देखो कितना कैंसिल होगा? पावर 2 कैंसिल होगी, क्या आएगी? T2. T2 ml T2 a-2। डन। सो दीज टू वर द मोस्ट डिफिकल्ट वन, इसलिए मैंने ऊपर क्या लगाया है? स्टार। ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको कभी भी हो, ये एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड आता है। यू कैन डायमेंशन लर्न मत कर लेना सर मैंने लर्न कर लिया एप्सिलॉन का, ठीक है। इंस्टेड प्रैक्टिस हाउ टू फास्ट सॉल्व इट। ओके यार, these two dimension क्लियर ना? सर वो t माइनस हाँ 2 सर, क्या हाँ होगा? सर, t T -2 minus 2 आएगा आएगा. ना? या ऊपर जाएगा, या माय मिस्टेक, t-2 आएगा, t-2। ओके, last one, find the dimension of Planck constant. Planck constant, किसी ने सुना है क्या पहले कभी Planck constant? नो सर, नो सर। Okay, यार, he is the revolutionary scientist for modern physics. मतलब ये बोल सकते हैं एकदम बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इन्हीं से स्टार्ट हुई है। इवन द होल मॉडर्न फिजिक्स रिवॉल्व्स अराउंड हिम ओनली। ओके, अब आपको पता चलेगा क्यों। सो लेट मी शो यू द वेरी फर्स्ट लेक्चर, ओके, वेयर आई गेव यू some examples of this basic definition. Okay, so you see, recently मैंने बताया कि पहले किलोग्राम कैसे डिफाइन था। एक रॉड थी स्टैंडर्ड, जिसके मास को हमने क्या एज्यूम कर लिया था? 1 किलोग्राम। याद है? याद है। हाँ हाँ, सर, उसके बाद मैंने बताया था कि अभी रिसेंट जो है डिस्कवरीज में रिसेंट डिफाइन किया हुआ है किसके बेसिस पे? रीड हियर, प्लैंक कांस्टेंट। मतलब प्लैंक कांस्टेंट बहुत ही न्यूमेरिकली फिक्स वैल्यू है। ओके, और मॉडर्न फिजिक्स की एकदम पॉइंट है, कहीं पे भी मॉडर्न फिजिक्स की बात आएगी सो प्लैंक कांस्टेंट जरूर आएगा। विदाउट प्लैंक कांस्टेंट तो मॉडर्न फिजिक्स जस्टिफाई ही नहीं हो पाती। सो टेंशन नहीं लेना। मॉडर्न फिजिक्स हम कहाँ पर सीखते हैं? 12th में। तो 12th में मैं आपको प्लैंक कांस्टेंट बहुत डिटेल में बताऊंगा। एक बेसिक्स आइडिया बताता हूँ कि प्लैंक ने क्या बताया। प्लैंक ने ये बताया कि जो लाइट होती है ये फोटोन से मिलके बनी है। ये वर्ड आपने सुना है? हाँ सर। नो जैसे सर। एटम्स से मिलके ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एटम का स्पेसिफिक मास होता है, वैसे हम बोल सकते हैं कि लाइट भी एक पार्टिकल से मिलके बनी हुई है जिन्हें बोलते हैं फोटोन। तो इन्होंने बताया कि इस फोटोन की एनर्जी कैसे लिखोगे, तो प्लैंक ने बताया फोटोन का कॉन्सेप्ट और बोला कि इसकी एनर्जी अगर लिखनी है तो प्लैंक कांस्टेंट इनटू
फ्रीक्वेंसी होती है ना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, इनटू दैट फ्रीक्वेंसी, ये होगी उस फोटोन की एनर्जी। सो आई गेस अभी आप समझ गए कि एच कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस फॉर्मूले को मिलेगा, बिकॉज एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज रिटन एज एच इनटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर? Yes. Okay. सो इसका मतलब ये हो गया कि एच की डायमेंशन क्या आ गई, ई अपॉन एफ। अच्छा, कुछ बुक्स में फ्रीक्वेंसी को इधर एफ लिखता है और एक और लेटर यूज करता है ऐसा, स्टाइलिश वी। वी कैसा होता है अपना, ऐसा, इसके दोनों कर्वेचर सेम साइड पे रहते हैं, ऐसा। कोई बताएगा इस लेटर को क्या बोलते हैं? सर न्यू बोलते Gamma. हैं ना? न्यू, Gamma. न्यू बोलते हैं, वेरी गुड, न्यू। गैमा नहीं है, गैमा पूरा वाई जैसा होता है, ऐसा, ये गैप वाला होता है, ऐसा। न्यू बोलते हैं। आपने क्लास 8th में, सॉरी 9th में शायद सुना हो कि फ्रीक्वेंसी को कुछ बुक्स में न्यू से रिप्रेजेंट करता है। ओके, हाँ सर। हाँ ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, ये न्यू है। अभी के लिए छोड़े, अभी हम फ्रीक्वेंसी देखें। एनर्जी का यूनिट क्या होगा, याद है, मैंने कहा था कि लर्न करके रखो, ml/t -2. -2। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता होगा, डायमेंशन? किसी को याद है क्लास 9th का फ्रीक्वेंसी किससे One by रिलेटेड है? time period. 1 by time. 1 by टाइम पीरियड, मतलब फ्रीक्वेंसी इज 1 by टाइम पीरियड। ओके, ये याद रहेगा। मैं चाहिए तो साइड में लिख देता हूँ, क्या फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, 1 by टाइम पीरियड। क्लियर ना? Yes, sir. हाँ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम पीरियड आ गया, मतलब टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में। सो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ml/t, ये -2 था और इनटू क्या आ जाएगा, एक और टी, तो क्या बचेगा सर, -1। तो क्या आ जाएगी एच की डायमेंशन, ml/2 1 -1. -1, या सो ये भी डायमेंशन। यहाँ तक हमने डायमेंशंस विद रिलेटेड टू स्पेसिफिक फॉर्मूले स्टडी कर लिए हैं। आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं। जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले उन्हें लर्न करने हैं, जो टफ फॉर्मूले हैं मैं एग्जाम में दूंगा, तो आप उन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। सो बता, डायमेंशन निकालना फ्रॉम फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला, ये समझ आया या नहीं सबको? Yes, sir. Yes. ओके, सर वेरी गुड। एक स्पेशल नोट टाइप दूंगा मैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टाइप में, इंपॉर्टेंट एग्जांपल टाइप दूंगा, क्या समझना। लिखा हुआ है इन अ गिवन फॉर्मूला, इन अ गिवन फॉर्मूला explain dimension of all the quantities, explain dimension of all the quantities। देखें, और क्या क्वांटिटीज दी हैं, देखें ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फोर्स इज इक्वल टू 3mv² t²। ओके, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या F इज इक्वल टू 3mv² t²। बताओ F क्या है, फोर्स, m क्या है, मास, Mass. v वेलोसिटी या स्पीड, t टाइम। तो बताते हैं, चले क्या होगा फोर्स का डायमेंशन, mlt -2. ml ml2 -2। t minus T minus
तो यार मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, फोर्स की जगह मैं लिख देता हूँ LHS। इसके LHS की डायमेंशन क्या है? सो LHS में क्या है? सिर्फ फोर्स है। F की डायमेंशन क्या है? ML T माइनस। अच्छा, ज्यादा अब इसके RHS की डायमेंशन चेक करते हैं कि क्या होगी। तो RHS में क्या है? M इंटू वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो इसका मतलब M की डायमेंशन क्या है? M। V की डायमेंशन क्या है? LT LT -1 -1। वेरी गुड, उसका स्क्वायर करेंगे। और T की डायमेंशन क्या है? T square T है और उसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए सॉल्व होके क्या आएगा? M L स्क्वायर T -2 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा डायमेंशन से? टाइम तो कैंसिल हो गया ना, समझा? बट एक प्रॉब्लम है। क्या यार किसी भी फॉर्मूले में ऐसा हो सकता है क्या कि लेफ्ट से कुछ और यूनिट आ रही है और राइट साइड से सॉल्व करने में कुछ और? ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो इसका मतलब ये है, पहले मुझे लग रहा था कि ये 3 क्या है? एक यूनिटलेस नंबर है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इन अ इक्वेशन अगर मैं पूछूं सपोज 3 की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं। लेकिन अगर 3 किसी इक्वेशन में लिखा है, सो इट मे और मे नॉट हैव यूनिट। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट आइडिया है। ठीक है, सो मैं लिखता हूँ इसे, मैं समझाता हूँ कि हमें क्या पता होना चाहिए। ऑलवेज और इन इक्वेशन, इन एनी इक्वेशन, लिमिट और dimension of LHS must be equal to RHS। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस तरफ कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है? ये 3 है। सो ये 3 यहाँ पर क्या है? डायमेंशन वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं यहाँ पर फिर से स्टार मार्क करके लिखूंगा क्या? और यही इंपॉर्टेंट लाइन थी क्या? इन एनी इक्वेशन the numerical constant may or may not have dimension। clear? so in the above question, यहाँ पर क्या पॉइंट आया? in the above question numerical value 3 has a dimension। clear? Yes, sir. तो ये यहाँ पर सिचुएशन है कि इट हैज अ डायमेंशन। और कैसे निकालेंगे? जो डिफरेंट पड़ रहा है वो डायमेंशन आनी चाहिए। सो बहुत ही सिंपल आ जाएगा क्या? LHS dimension of LHS must be equal to dimension of RHS। और मुझे पता है कि LHS की डायमेंशन कितनी है? ML T-2। और ये क्या होगा? डायमेंशन ऑफ 3 इंटू रिमेनिंग डायमेंशन। क्या आई थी रिमेनिंग डायमेंशन? चेक कर लेते हैं। ML2T0। सो मतलब T से तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, T तो है ही नहीं। L डिवाइड में जाएगा, सो डायमेंशन ऑफ 3 कितनी आ जाएगी? अच्छा, 3 की डायमेंशन लर्न नहीं कर लेना ये होती है। ये किस पे डिपेंडेंट है? क्वेश्चन पे। एंड मोर करेक्टली किस पे? इक्वेशन पे। वो इक्वेशन पे चेक करेंगे कि क्या होगा। सो इक्वेशन हो जाएगा ML T-2 डिवाइडेड बाई ML 2 T तो 0 ही है, कुछ मतलब ही नहीं है।
ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा? एक एल कैंसिल होगा और एल नेगेटिव, एल -1 टी -2। समझ आया? हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। ओके ओके, ठीक। तो मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया। ये एक और एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। फाइंड डायमेंशन ऑफ 1/2 और डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट used in given equation। तो लेट्स से मैंने इस इक्वेशन में आपको दिया हुआ है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ AT²। ये दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई हाफ AT²। अब इसमें से हाफ की डायमेंशन बतानी है। समझ आया क्वेश्चन? किसकी हाँ। डायमेंशन बतानी है? हाफ की डायमेंशन बतानी है। तो हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन ऑफ LHS। LHS की डिस्टेंस मतलब L, और RHS क्या है? तो डायमेंशन ऑफ RHS क्या है? एक्सेलरेशन इनटू T²। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये तो सेकंड ही होता है ना, सेकंड का स्क्वायर। सो इसका मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखना क्या दिखेगा, मीटर L/T² इनटू क्या रहेगा, T²। तो क्या डायमेंशन आ गई? L। सो अगर लेफ्ट और राइट की इक्वल है तो क्या वो जो कांस्टेंट है उसकी कोई डायमेंशन होगी क्या? नहीं। नहीं। सो आई गेस ये दोनों क्वेश्चन से आपको आइडिया क्लियर हुआ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? Yes, sir. हाँ सर। Okay, so the constant 1/2 has no dimensions in the above equation। यार क्लियर हुआ या नहीं? हाँ पता सर। है क्लियर है सर, सर। डायमेंशन को लेके आज हमने पता है क्या क्या सीखा? आज हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से जो जो चीजें हमारे पूरे सिलेबस में है थ्रू आउट 11th एंड 12th, उससे जो मेन क्वेश्चन है, एक 10-11 क्वेश्चन, वो मैंने पिक करके आपको समझा दिए कि उनकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं। और आज सबसे बड़ी बात पता चली कि एक फॉर्मूले में वो जो नंबर लिखा होता है ना, ऐसा 4π², तो पाई की तो कुछ वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि कई बार इक्वेशन में ये जो नंबर लिखे होते हैं इनकी डायमेंशन होती है। सो ब्लाइंडली नहीं मार्क कर देना कि पूछा है कि 3 की डायमेंशन क्या है इस इक्वेशन में, अरे सर ने तो बोला है नंबर की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा है तो क्रॉस चेक करना है। क्या क्या क्रॉस चेक करना है? LHS and RHS। LHS एंड RHS। अगर वो इक्वल हो गए देन नो Constant की यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन। हाँ, और अगर नहीं हुए तो फिर हमें ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके यस सर। ओके, वेरी गुड। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए हमने सिर्फ किससे डायमेंशंस देखी हैं? फॉर्मूले से। कल हम सीखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से कैसे निकालते हैं डायमेंशन। मतलब समझो, आइडिया देता हूँ। सपोज लिखा हुआ है x इज इक्वल टू AT² प्लस B/C+D। तो यार अब मैंने बोला C की डायमेंशन बताओ, तो यार इस इक्वेशन से समझ रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा C निकालना। देखना, Yes, ये हो sir. जाएगा x - AT²। पहले तो ये लिखोगे, फिर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, तो ये हो जाएगा क्या, C+D इज इक्वल टू B/x - AT²। फिर इस d को इधर माइनस में लेके जाओगे, फिर इन दोनों का
एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, मतलब समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। Yes, sir. इसकी हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे किसी टफ इक्वेशन से डायमेंशन निकालते हैं। Okay, sir. ओके, सो अभी आज के Yes, लिए sir. सिर्फ हम फॉर्मूले बेस्ड बातें किए हैं कि फॉर्मूले से कैसे हमें निकालना है। ओके हाँ सर। चले, तो आई गेस आज का समझ में आ गया होगा सारा। एक बार आप अच्छे से सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, और कोई भी डाउट रहे तो आप बता देना। हाँ, Okay, sir. Okay, sir. हाँ Bye, सर। sir. ओके ओके, Bye, then sir. bye-bye. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक Bye, यू sir. सर। Thank you. Thank you. Bye.